रसिया से तेल खरीद के जो पैसे बचे उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट किया। डिफेंस वगैरह में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले 1-2 सालों में। 40 गुना की बढ़ोतरी किया भारत ने रसिया से ऑयल खरीदने पे। और ये चीजें न सिर्फ भारत की इकोनॉमी को स्टेबलाइज किए, बल्कि ये भारत को जियोपॉलिटिक्स में भी स्टैब्लिश होने में मदद की है और ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। अभी रूस से तेल खरीदना ये बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है भारत में। भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इंटरनेशनल डिस्कशन का टॉपिक बना रखा है ट्रंप ने इसको। तो आइए आज समझते हैं कि भारत रूस से कितना तेल, कैसे तेल खरीदता था पहले और अब कैसे खरीद रहा है। कैसे से मेरा मतलब कितना खरीद रहा है, मतलब किस लेवल पे खरीद रहा है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। हम लोग शुरू करेंगे 2021 से, क्योंकि जो लड़ाई है रूस यूक्रेन की वो फरवरी 2022 में शुरू हुई है। तो सारी कहानी तो इस लड़ाई के बाद की है, इसलिए हम लोग लड़ाई के जस्ट पहले का डेटा लेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे लड़ाई के बाद के डेटा से। 2021 में भारत रूस से अपने टोटल कंजम्पशन का जस्ट 1% तेल खरीदता था। मतलब 2021 जो साल है, कोरोना के जस्ट बाद वाला साल, उस साल भारत टोटल जितना तेल खपत होता था भारत में, उसका सिर्फ 1 से 2% तेल भारत रूस से लेता था। मतलब भारत रूस से बहुत ज्यादा तेल नहीं खरीदता था। रूस भारत का मेजर तेल सप्लायर नहीं था। भारत का जो मेजर तेल सप्लायर था वो था सऊदी अरेबिया, वो था इराक, वो था यूएई। मेजर तेल सप्लायर भारत का सऊदी अरेबिया, इराक और यूएई था। और रसिया तो कहीं सीन में ही नहीं था। 1 से 2% मतलब लगभग उस टाइम भारत में जो तेल का खपत था वो था 4 से 4.5 मिलियन बैरल पर डे। मतलब 4 to 4.5 मिलियन बैरल पर डे ऑयल कंज्यूम कर रहा था इंडिया 2021 के टाइम में। उसमें रसिया से जो ऑयल आता था वो था 40 से 50 हजार बैरल पर डे। मतलब मोटा मोटी 1% आप मान लो या ज्यादा ज्यादा 2% था, जो कि बहुत ही कम था। मतलब एक तरफ इंडिया 3-4 4.5 मिलियन बैरल पर डे ऑयल कंज्यूम कर रहा है डेली, और रसिया दे रहा है 40-50 हजार बैरल पर डे। आप देख सकते हो कि 1% है, 1.5% है, मतलब बहुत ही कम है। उसके बाद फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो जाता है। शुरू होते ही रूस पे सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। अमेरिका जो है बहुत चालाकी से रूस के डॉलर वगैरह जब्त कर लिया, मतलब उनको ब्लॉक कर दिया। रूस अमेरिकन डॉलर जो रखे हुए था उसको यूज नहीं कर सकता है, और तरह तरह के रूस पे सैंक्शंस और टैरिफ्स, बहुत तरह की चीजें लगा दी अमेरिका ने। बेसिकली रूस को बर्बाद करने की सारी कोशिश की अमेरिका ने। रूस के पास ऑप्शन नहीं बचा। रूस ज्यादातर तेल यूरोपियन कंट्रीज को सप्लाई करता था। जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, रूस उतना ज्यादा तेल अब खुलेआम उनको नहीं बेच पा रहा था। सैंक्शंस की वजह से भी रूस चिढ़ा हुआ था। रूस को नया मार्केट चाहिए था। ऑफ कोर्स रूस के पास चाइना वगैरह का मार्केट था, बट वो तो पहले से भी था। रूस को कोई बड़ा मार्केट चाहिए था जहां पे वो अनलिमिटेड अमाउंट में तेल बेच के अपनी अर्थव्यवस्था को बचा सके। और भारत में मोदी की सरकार थी। मोदी ये सब अपॉर्चुनिटी की ताक में रहते हैं। मोदी को रहता है कि कहीं से कुछ सस्ता मिल जाए ताकि भारत के लोगों को बेनिफिट हो जाए। बस फिर क्या था, विन विन सिचुएशन हो गया मोदी और पुतिन के लिए। पुतिन ने मोदी से डील कर ली, और 2021 में जहां इंडिया जस्ट 1% तेल रसिया से खरीद रहा था, वहीं 2022 में इंडिया ने वो तेल का जो सप्लाई रसिया से लेना था वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 20-30 गुना बढ़ा दिया। मतलब ऑल ऑफ ए सडन रसिया 1% सप्लायर से भारत के लिए 20-30%, 40% तक सप्लाई करना शुरू कर दिया आने वाले समय में। मतलब ये लगभग 20 गुना 30 गुना का बढ़त हो गया रसिया के ऑयल सप्लाई में। इससे रसिया को फायदा तो ये हो गया कि रसिया को एक बड़ा मार्केट मिला जहां पे रसिया अब जितना चाहे उतना तेल दे सकता था। मतलब रसिया की अर्थव्यवस्था जो है संभल गई। युद्ध करते हुए भी रसिया सरवाइव करने लायक रह गया। और भारत को फायदा हो गया कि उस टाइम युद्ध वगैरह की वजह से ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मतलब ऑयल प्राइसेस $100 पर गैलन या उससे भी ज्यादा चले गए थे। बीच में तो एक बार लगता है $135 पर गैलन हो चुका था। ये बहुत ही ज्यादा है। जनरली ऑयल प्राइसेस $50-60, $70 पर गैलन चला करता है। और सोचो 60-70 या 50 से सीधे $100 पर गैलन या $150, $125 पर गैलन चले जाना, ये बहुत ज्यादा महंगाई थी जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आई।
अमेरिका में महँगाई बढ़ी, यूरोप में महँगाई बढ़ी, एशिया में महँगाई बढ़ी, हर जगह महँगाई बढ़ी। सब महँगाई की चपेट में आए, मार्केट को नुकसान हुआ, कंट्रीज़ का जो ग्रोथ रेट था वो कम हो गया। इसमें एक कंट्री बाइज्जत बचा रह गया, वो था भारत। क्योंकि भारत उसी रेट पे, उससे भी कम रेट पे रसिया हमेशा भारत को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए रेडी रहा। मतलब जो नॉर्मल रेट होता है, उस पे भी $5-10 का डिस्काउंट भारत को दिया गया। अगर नॉर्मल रेट $70 पर बैरल था और वो इंटरनेशनल मार्केट में 100-125 चल रहा था, तो रसिया 100-125 में भारत को नहीं दे रहा था। वो 70 में ही दे रहा था, उस पे भी कुछ डिस्काउंट दे करके। मतलब 70 पे भी $2-5 का डिस्काउंट दे गए। तो इस तरह से इंडिया को काफ़ी बेनिफिट हुआ। ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज़ होने से इकोनॉमी इंडिया की स्टेबलाइज़्ड रही और इंडिया बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा पाया। मतलब रसिया को फ़ायदा हो गया कि उसको अनलिमिटेड सब मार्केट मिल गया और उसकी इकोनॉमी बची रह गई युद्ध में भी, क्योंकि उसको जितना बेचना था उतना वो इंडिया को बेचता रहा। इंडिया को बेनिफिट हो गया कि अनलिमिटेड तेल मिलने से अच्छे रेट पे, फिक्स्ड रेट पे इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे महँगाई नहीं बढ़ी, जिससे कि इंडिया अपना ग्रोथ मोमेंटम जो था, उसको मेंटेन कर पाया। तो ये तो विन-विन था इंडिया और रसिया के लिए। अब आते हैं कि ये वॉल्यूम कितना बढ़ा, तो 1% मतलब 40-50 हज़ार बैरल पर डे से जो इंडिया आयात अभी कर रहा है रसिया से, वो बढ़ते-बढ़ते लगभग 2022 में ही चला गया था लगभग 1.5 मिलियन बैरल पर डे तक। 23 में भी वैसे ही रहा 1.5, 1.6, 1.7 मिलियन बैरल पर डे इंडिया आयात करता रहा रसिया से। 24 में लगभग 2 मिलियन बैरल पर डे तक चला गया और 2025 में भी ये लगभग वैसे ही 1.8, 1.7 मिलियन बैरल पर डे चलता आ रहा था। जुलाई में 1.8 मिलियन बैरल पर डे था, जो अगस्त में बढ़ के 2 मिलियन बैरल पर डे हो गया है। और आने वाले कुछ महीने या एक आध साल में अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, तो इंडिया 3-3.5 मिलियन बैरल पर डे तक रसिया से ऑयल आयात कर सकता है। और जो इंडिया के बिगेस्ट जो ऐसे कंट्रीज जहाँ से इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल आयात करता था, जो कि सऊदी अरेबिया, इराक और यूएई थे, वो अब छोटे-छोटे प्लेयर बन के रह गए इंडिया के लिए। क्योंकि इंडिया अपना मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल मतलब 40% ऑयल अकेले रसिया से इंपोर्ट कर रहा है और आने वाले समय में हो सकता है 50 भी हो जाए, 60 भी हो जाए। अपने टोटल कंजम्पशन का करीब-करीब 15 से 20% ऑयल इंडिया खुद ही प्रोड्यूस करता है। मतलब टोटल जितना इंडिया कंज्यूम करता है, उसका 15 से 20% तेल इंडिया खुद भी प्रोड्यूस करता है। अगर इंडिया रसिया से जो तेल मंगा रहा है उसको बढ़ा के 40 अधिक अगर इसको 50% या 60% कर देता है और 15-20% इंडिया खुद प्रोड्यूस करता है, तो लगभग 70-80% तेल इंडिया सिर्फ खुद से और रसिया की मदद से जनरेट कर लेगा। फिर जो दूसरे कंट्रीज से तेल लेना रहेगा, वो बहुत मामूली सा अमाउंट होगा, 15 से 20%। और वो भी पूरा का पूरा तेल इंडिया दूसरों से इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि वो डिपेंडेंसी इंडिया तेल से शिफ्ट करके हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ ले जाने में लगा हुआ है, बैटरीज की तरफ ले जाने में लगा हुआ है, जो ईवी बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से जो तेल पे दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंसी है, अगर सब कुछ सही चला, तो भारत ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देगा आने वाले कुछ वर्षों में। ये फसाद की मुख्य वजह बनी हुई है वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका की नज़रों में भारत के प्रति। जो द कारण, द रीजन जिसकी वजह से वो भारत के पीछे पड़े हुए हैं, भारत से चिढ़े हुए हैं, वो जान रहे हैं कि इंडिया न सिर्फ सस्ते में तेल ले करके अपनी इकोनॉमी को बचा लिया है, इंडिया रसिया से सस्ते में तेल खरीद के भारत की इकोनॉमी को बचा के भारत के ग्रोथ मोमेंटम को भी कंटिन्यू कर लिया है। और इसके साथ-साथ इंडिया आने वाले समय में दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अगर इंडिया सऊदी अरेबिया पे, यूएई पे या इराक पे डिपेंडेंट नहीं रहता, इसका मतलब इंडिया पेट्रो डॉलर से फ्री होता चला जाएगा। पेट्रो डॉलर से फ्री होने का मतलब है कि इंडिया अमेरिका की पकड़ से भी फ्री हो जाएगा। अमेरिका के अंडर में इंडिया ऐसे पहले भी नहीं था, बट चलो अमेरिका सऊदी वगैरह के थ्रू थोड़ा बहुत कंट्रोल इंडिया पे बना ले पा रहा था। अब अगर इंडिया सऊदी पे ही डिपेंडेंट नहीं रहेगा तेल के मामलों में, तो अमेरिका किसी भी तरह से अपनी कोई भी बात इंडिया से जबरदस्ती मरवाने में फ्यूचर में कामयाब नहीं हो पाएगा। ये फसाद की मुख्य वजह है। ये मुख्य वजह है जिसकी वजह से अमेरिका और ट्रम्प इंडिया के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं पिछले कुछ महीनों से। जब से उनको ये रियलाइज़ हुआ है, जब से उनको ये विजुअलाइज़ हो गया है कि भारत ये सब चीज़ें कर रहा है, भारत इस स्पीड से आगे जा रहा है। एनीवे, रशिया ने भारत की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ बचाया, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को मोमेंटम देने में भी मदद किया है और भारत के ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन करने में भी मदद किया है। और बदले में भारत ने भी रशिया को
जो ये लोन रसिया ने दिया था इस तरह से करके भारत को बचा करके, भारत ने भी उसे चुका दिया है रसिया की अर्थव्यवस्था को बचा करके। बेसिकली दोनों एक बार फिर से प्रूव किए हैं कि दोनों यहाँ पे भाई भाई की तरह है। अगर बात पैसों के टर्म्स में करें कि भारत रूस से अगर इतना तेल ले रहा है तो भारत को कितने पैसे बचे हुए हैं, तो इसका अलग अलग डेटा मार्केट में दिया जा रहा है। भारत इतना बेवकूफ तो है नहीं कि रियल डेटा मार्केट में जारी कर देगा। भारत नहीं बताएगा कि कितना या किस रेट पे एग्जैक्टली भारत रसिया से तेल खरीद रहा है या एग्जैक्ट वॉल्यूम जो है वो कितना है। ये सब एस्टिमेटेड डेटा होता है। तो अगर उस डेटा की बात करें, और प्राइसेस भी भारत चूंकि जनरली आउट नहीं करता है, तो अगर इस प्राइसेस और इस डेटा की बात करें तो अलग अलग डेटा के अनुसार कोई बता रहा है कि लगभग $25 बिलियन तक भारत ने सेव किया है अभी तक रसिया से तेल खरीद के। मतलब अगर भारत यही तेल सऊदी अरेबिया से खरीदा होता तो $25 बिलियन ज्यादा देना पड़ता। बहुत बड़ा अमाउंट होता है $25 बिलियन। हालांकि भारत इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है ऑफिशियली, ना तो इस पे हाँ या ना करता है। जो डेटा दिया जाता है वो डेटा इससे थोड़ा कम है। मतलब भारत $25 बिलियन नहीं बताया है, बल्कि जो एक दो रिपोर्ट प्रकाशित हुए उसमें ऐसे बताया जाता है कि लगभग $2-2.5 बिलियन का बचत हुआ है। हालांकि वो डेटा भी एक तरह से गलत है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भारत लगभग $12.5 बिलियन, $12.6 बिलियन के करीब अभी तक बचाया है। ये डेटा ज्यादा एक्यूरेट के करीब है। मतलब इंडिया करीब करीब $10-15 बिलियन अभी तक बचा चुका है रसिया से तेल खरीद के। आप इसको ऐसे समझो ये अमाउंट कितना बड़ा है। भारत का जो एजुकेशन बजट है 2025 का वो करीब करीब $14-15 बिलियन है। मतलब भारत पूरे 2025 ईयर में जितना खर्चा एजुकेशन पे करेगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 1,28,000 करोड़ है, उतना लगभग भारत रसिया से बचा चुका है रसिया से तेल खरीद के। मतलब टोटल 1 साल का एजुकेशन का खर्चा भारत सेविंग्स में ले आया है रसिया से तेल खरीद के। ये तो एक कंजर्वेटिव डेटा है। अगर एक ऑप्टिमिस्टिक डेटा को लिया जाए, जो बाहर के कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज इल्जाम लगा रहे हैं कि इतने पैसे भारत ने बचाए हैं, वो तो $25 बिलियन की बात कर रहे हैं, वो इसका लगभग डबल है। तो ये है वॉल्यूम, ये अमाउंट ऑफ मनी है जो भारत ने सेव किया है अपने नागरिकों के लिए। अब आते हैं कि क्या भारत ने किसी भी तरह से रूस की मदद कर दी है रूस यूक्रेन युद्ध में, मतलब युद्ध को फंड किया है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को फंड नहीं किया है। उल्टा भारत के रिश्ते रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बहुत अच्छे रहे और भारत दोनों की मदद करता आ रहा है। भारत बेसिकली अपना इंटरेस्ट देखता है, अपना ऑटोनॉमी देख के चलता है, कहाँ पे भारत को बेनिफिट हो सकता है उनके साथ भारत डील करता है। तो जहां तेल के मामले में भारत को रसिया से बेनिफिट हो रहा है, भारत रसिया से तेल ले रहा है। डिफेंस के मामले में भारत को रशियन इक्विपमेंट्स अच्छे लगते हैं, भारत रसिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है, मिसाइल्स खरीदता है, फाइटर जेट्स खरीदता है, S-400 वगैरह खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने सामान जेलेंस्की को भी बेच रहा है, यूक्रेन को भी बेच रहा है। भारत यूक्रेन में तरह तरह के आइटम सप्लाई करता है। इनफैक्ट जो तरह तरह के आइटम्स है उसके अलावा भारत यूक्रेन में डीजल भी सप्लाई करता है। मतलब अभी न्यूज में चला हुआ है और ये मीडिया में डेटा हर जगह अवेलेबल है कि भारत जुलाई में यूक्रेन के टोटल डीजल इंपोर्ट का 15% अकेले सप्लाई किया है। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि भारत रसिया से केवल डील करके और रसिया को हेल्प कर रहा है रूस यूक्रेन युद्ध में। भारत तो हर कंट्री के साथ जिनसे भारत का इंटरेस्ट जुड़ता है, जहां से भारत को बेनिफिट दिखता है, उनके साथ जुड़ करके भारत ट्रेड डील्स करता है। जैसे भारत रसिया से कर रहा है, जैसे भारत यूक्रेन से कर रहा है। इतना ही नहीं, अभी चाइना में जब मोदी एससीओ समिट में भाग लेने के लिए गए हुए थे और पुतिन से मिलने वाले थे, तो उससे जस्ट पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने मोदी जी को फोन किया और फोन करके मोदी जी को पहले तो पूरा बताया कि अभी तक जेलेंस्की की जिससे जिससे मीटिंग हुई है ट्रंप वगैरह से, क्या बातचीत हुई नहीं हुई। और उसके बाद मोदी जी से रिक्वेस्ट किया कि वो पुतिन से मिलते समय पुतिन को समझाए युद्ध रोकने के लिए। तो ये तो ट्रस्ट है जो भारत ने जनरेट किया है, मोदी जी ने जनरेट किया है अलग अलग कंट्रीज के नेताओं पे। एक तरफ जहां पुतिन मोदी जी को बहुत अपना क्लोज मानते हैं और ऐसा पॉसिबल है कि मोदी जी की बात शायद ही टाल पाए, वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की भी मोदी जी पे उतना ही भरोसा करते हैं और उन्होंने मोदी जी से साफ साफ रिक्वेस्ट किया है कि मोदी जी अगर चाहे तो युद्ध को रुकवा सकते हैं, बशर्ते वो अगर पुतिन को समझाए तो। मोदी जी ने भी ओपन बोल दिया है कि अभी युद्ध का जमाना नहीं है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये मोदी जी ओपन बोल चुके हैं और मोदी जी बार बार दोनों को समझाते रहते हैं कि शांति का समय है और सीज फायर वगैरह अगर पॉसिबल है तो कर लेना चाहिए। तो ये दिखाता है कि भारत युद्ध को फंड नहीं कर रहा है, बल्कि उस एनर्जी से जो पैसे बच रहे हैं रशिया से ऑयल खरीद करके भारत ने अपने कंट्री को स्टेबलाइज किया है,
अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया है। तो एक तरफ भारत रसिया से तेल खरीद के जो पैसे बचे उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट किया। डिफेंस वगैरह में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 1-2 सालों में। 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ इस तरह की डील्स भारत करने लग गया है डिफेंस इक्विपमेंट्स का दूसरे कंट्री को बेचने के मामले में। मतलब भारत अब निर्यात करने लग गया है। किसी साल इसका 20,000 करोड़ का निर्यात जा रहा है तो किसी साल 30,000 करोड़ का, तो अगले साल 50,000 करोड़ का है। इस तरह का वॉल्यूम है और ये बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, साल दर साल। तो वहीं एक तरफ जहां भारत डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट करने में लग चुका है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आज भी कटोरा लेके आईएमएफ के दरवाजे पे भीख मांगता हुआ पाया जाता है। पाकिस्तान चाहता तो वो भी तो रसिया से तेल खरीद सकता था सस्ते में, लेकिन पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ईजी है आईएमएफ के सामने में बैठ करके भीख मांगना कटोरा लेके। एनीवे, तो हमने अभी तक देखा है कि 2020 में 2021 में जहां भारत अपने टोटल ऑयल कंजम्पशन का जस्ट 1% रसिया से खरीदता था, वहीं 2024-2025 में भारत ऑलमोस्ट 40% टोटल कंजम्पशन का 40% सिर्फ और सिर्फ ऑयल रसिया से खरीद रहा है। मतलब टोटल ऑयल कंजम्पशन का 40% 2025 में भारत रसिया से अकेले खरीद रहा है। दैट मीन्स लगभग 30 से 40 गुना की बढ़ोतरी की है भारत ने रसिया से ऑयल खरीदने पे। और ये चीजें न सिर्फ भारत की इकोनॉमी को स्टेबलाइज किए, बल्कि ये भारत को जियोपॉलिटिक्स में भी स्टेब्लिश होने में मदद की है और ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुई।